गुड इवनिंग। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गोल विद AK सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। और यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे भरमार है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने के लिए। लोग एकदम बेताब हैं, जैसे आई थी वैसे ही लोगों ने वीडियो बनाकर डालने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा मैं लेट डाल रहा हूँ, उसके पीछे की वजह है कि मैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से और बहुत ही आसान वे में बताना चाहता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। कोई भी पॉइंट जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो मिस नहीं होना चाहिए, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉइंट आप समझिए कि हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो कुछ मैं आपको पीछे की बातें बता देता हूँ। काफ़ी साल पहले जो है वो शिक्षा में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कस्तूरी रंगन साहब थे। तो उन्हीं की अध्यक्षता में जो है शिक्षा में बदलाव के लिए जो है वो नीतियाँ बन रही थी। तो उसी के द्वारा जो है एक पूरा खाका तैयार किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मदद ली गई है। एक पूरा बिल तैयार किया गया है और इस बिल को जो है नाम दिया गया है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ये बिल का नाम क्या होगा? नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अभी जो नेशनल हायर एजुकेशन बिल है ये संसद में पेश किया जाएगा। ये जब संसद हमारी सत्र में आएगी तो इसको संसद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ये एक कानून बन जाएगा। तो इस बिल में जो भी प्रावधान हैं वो कानून कब बनेंगे? जब संसद से पास हो जाएगा और राष्ट्रपति इसको जो है अनुमति दे देगा। तो अभी हमको क्या करना है, इस बिल में जो भी प्रावधान किए गए हैं उन बिल के बारे में हमको जानना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल श्योर है कि ये बिल आगे चलकर पास ही होना है, इसको कानून बनना ही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको हम बहुत अच्छे से समझ लें। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको भारत में जो शिक्षा नीति है उससे संबंधित थोड़ी बातें बता दूं। इनका इतिहास क्या है वो थोड़ा सा बता दूं। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आप देख रहे हैं 2020 वाली, ये स्थान लेगी 1986 में बनी शिक्षा नीति का। ये जो 2020 वाली नई शिक्षा नीति है ये 1986 में बनी शिक्षा नीति का स्थान लेगी। अब ये जो 1986 में शिक्षा नीति बनी थी इसमें एक बार संशोधन भी हुआ था 1992 में। 1992 में इसमें एक संशोधन हो चुका था। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नई शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगी, तो आपको क्या बताना है? नई शिक्षा नीति 1986 में बनी शिक्षा नीति का स्थान लेगी। एक प्रश्न और आपसे बन सकता है, 1986 में बनी शिक्षा नीति में कब संशोधन हुआ था? तो आप 1992 बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक पॉइंट मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं। 2014 के जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो उस समय बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जो चुनावी घोषणा पत्र या वादा पत्र जारी किया था, उसमें उसने कहा था कि वो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सारे बदलाव करेगी और नई शिक्षा नीति को लागू करेगी। सरकार बनी बीजेपी की और उसके बाद से ही जो है वो शिक्षा में बदलाव के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कस्तूरी रंगन भाई साहब थे। ठीक है, चलिए तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु पर। तो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास एक मंत्रालय होता है जिसको हम मानव विकास संसाधन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, या जिसको HRD मिनिस्ट्री भी कहा जाता है। अब ये HRD मिनिस्ट्री जो है, इस बिल के पास होने के बाद HRD मिनिस्ट्री नहीं रहेगा। ये बिल आपका क्या कहलाएगा? ये बिल कहलाएगा ये आपका मंत्रालय क्या कहलाएगा? शिक्षा मंत्रालय कहलाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो जो आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो क्या बन गया है? आपका शिक्षा मंत्रालय। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब मोस्ट IMP पॉइंट शुरू होंगे, यहीं से चीज़ों को आपको समझना है। अब देखिए, जो हमारी स्कूली एजुकेशन है, जो स्कूली शिक्षा है, उसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस प्रकार का है। कैसा है? 5+3+4 मैं दोबारा से इसको कह दे रहा हूँ। हमारी स्कूली शिक्षा का जो फॉर्मेट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वो क्या है? आपका 5+3+3+ आपका 4। ठीक है, 5+3+3+4 ये स्कूली फॉर्मेट है। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इस प्रकार का फॉर्मेट है, तो इस पर भी हम जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट
फर्स्ट की, यानी आप देखिए ये फॉर्मेट हमारा क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मेट हो जाएगा, ये वाला सेकंड फॉर्मेट हो जाएगा, ये वाला थर्ड फॉर्मेट हो जाएगा और ये वाला फोर्थ फॉर्मेट हो जाएगा। और एक पॉइंट आपको याद रखना है, स्कूली शिक्षा जो है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपकी नर्सरी से लेकर 12th तक की होती है। तो नर्सरी से लेकर 12th तक की जो एजुकेशन है उसको 4 फॉर्मेट में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले फॉर्मेट की या पहले स्टेज की बात करते हैं, चाहे इसको फॉर्मेट कह लें चाहे पहले स्टेज कह लें, जो भी है। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कितने साल को रखा गया है, 5 सालों को रखा गया है। और स्टेज को नाम क्या दिया गया है, फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। ठीक है, अब एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो इसकी फर्स्ट स्टेज है जिसको फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है, उसमें किस उम्र से किस उम्र के बच्चे शामिल होंगे। तो इसमें एज की अगर बात करें तो 3 से लेकर 8 साल के बच्चे जो हैं वो इसमें आएंगे। 3 to 8 ईयर बच्चे जो हैं वो इस स्टेज में शामिल होंगे। चलिए समझते हैं क्या कह रहा है ये। फर्स्ट इसमें कह रहा है कि स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, अर्थात इसमें छात्रों की नींव को मजबूत किया जाएगा तथा इसका पाठ्यक्रम NCERT द्वारा तय किया जाएगा। कहा जा रहा है जो पहली स्टेज होगी, पहली जो स्टेज होगी जिसको फाउंडेशन स्टेज हम कहेंगे, उसको उसमें छात्रों की नींव को मजबूत किया जाएगा, उनका जो बेसिक है उसको मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा तथा इसका पाठ्यक्रम जो है वो NCERT द्वारा निर्धारित होगा। चलिए और समझने का प्रयास करते हैं इसमें। अभी ये जो फाउंडेशन स्टेज है इसको आप समझिए, इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष यानी टोटल जो इसमें 5 वर्ष हैं उसमें से 3 वर्ष जो हैं वो किसके होंगे, प्री प्राइमरी के होंगे। और याद रखिए और कक्षा 1 और आपकी कक्षा 2 इसमें शामिल होगी, यानी ये 5 वर्ष जो है वो 3 वर्ष प्री प्राइमरी वाले और फिर उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2। तो 5 साल की ये जो एजुकेशन होगी वो कैसी हो जाएगी, आपकी फाउंडेशन स्टेज वाली एजुकेशन हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे अगर बात करें तो एक पॉइंट आप इसमें और देख लीजिएगा, इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चों पर किताबों का ज़्यादा बोझ नहीं लादा जाएगा, बच्चों को जो है वो खेल कूद व अन्य गतिविधियों के द्वारा उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी, किताबों का बोझ उन पर ज़्यादा नहीं होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारी जो सेकेंड स्टेज आती है जिसको हम प्री-प्रेटरी स्टेज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ पहली स्टेज आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, पहली स्टेज को फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, जिसमें शुरुआत के 5 साल होंगे। शुरुआत के 5 साल मतलब 3 साल प्री प्राइमरी के और 2 साल जो है वो कक्षा 1 और कक्षा 2 क्लास 1 और क्लास 2 के। ठीक है, अब आगे बात करें हमारी सेकंड जो स्टेज है वो मैंने बोला यहाँ पर वो क्या है, आपकी प्री-प्रेटरी स्टेज। इसको क्या बोला गया है, प्री-प्रेटरी स्टेज। 3 साल इसमें शामिल किए गए हैं, 3 साल। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए। अब 3 साल जो इसमें शामिल हैं, अब थोड़ा सा समझिए इसको। इस स्टेज में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, यानी क्लास 3rd 4th और 5th वाली जो शिक्षा होगी वो किस प्रकार की शिक्षा होगी, प्री-प्रेटरी स्टेज की होगी। और इस स्टेज में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें उन्हें गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, मानवता जैसे आदि विषयों का ज्ञान दिया जाएगा। तो क्लास 3rd 4th और 5th वाली जो स्टेज है, ये 3 साल जो है वो बच्चे के प्री-प्रेटरी स्टेज के होंगे और इसमें उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उसे गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, मानवता, तमाम सारे विषय जो होते हैं इनके बारे में उसको ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सेकेंड स्टेज भी आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड स्टेज को हम क्या बोलेंगे, मिडिल स्टेज। क्या बोलेंगे, मिडिल स्टेज बोलेंगे। हाँ, एक पॉइंट पिछले वाले में छूट गया है, उसमें बात करें तो 8 से 11 साल तक के बच्चे, यानी ये जो आप स्टेज देख रहे हैं इसमें अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसमें 8 to 11 ईयर के बच्चे जो हैं वो शामिल होंगे। ठीक है, 8 to 11 ईयर के बच्चे शामिल होंगे। उससे पहले वाली में 3 to 8 ईयर, इसमें 8 to 11 ईयर। अब बात करते हैं तीसरी हमारी स्टेज है जिसको हमने बताया अभी, इसको क्या बोला गया, मिडिल स्टेज बोला गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो 3 साल शामिल किए गए हैं।
आपको शुरुआत में ही बताया गया था 5 हो गया है, फिर एक आपका 3 हो गया है, और अब एक और स्टेज है 3 साल की, वो हम लोग तीसरी स्टेज देख रहे हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में समझिएगा, यह मिडिल स्टेज मानी जाएगी जिसमें क्लास 6-7 एर्थ को शामिल किया जाएगा। तो क्लास 6-7 एर्थ वाली स्टेज को जो है क्या बोला जाएगा, मिडिल स्टेज बोला जाएगा। और एक पॉइंट आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, इसमें जो एज है, एज जो आपका क्राइटेरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो 11 से 14 तक। 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे जो हैं वो इस थर्ड स्टेज में आएंगे, जिसको मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा। अब आगे अगर बात करें कुछ और पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो ये जो स्टेज होगी इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी अब आपका कोर्स, जैसे अभी क्या होता है, कक्षा 1 से ही आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। कक्षा 1 पहली से ही कक्षा से आपका कोर्स होता है, कक्षा 2 में अलग होता है, कक्षा 3 में होता है। वैसा जो है वो कब से स्टार्ट होगा, कक्षा 6 से स्टार्ट होगा। कक्षा 6, 7, 8 वाली जो मिडिल स्टेज है उसमें जो है वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा जो भी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टेज में जब बच्चा प्रवेश करेगा, मतलब कक्षा 6 में जब बच्चा प्रवेश करेगा, 6th क्लास में प्रवेश करेगा, तो क्लास 6 में ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। यानी बच्चे को जो है वो बाकी जैसे यूएस हो गया, आपका जापान हो गया, वहाँ पर बच्चों को जो है वो जब थोड़े से वो मैच्योर होते हैं तभी से उनको जो है कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाने लगती है। तो हमारे यहाँ पर कक्षा 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की तकनीक को सीखेंगे। ठीक है, अब इसी कक्षा में अगर कोई छात्र है जिसको किसी विशेष विषय में रुचि है, जैसे वो कोई एप्लीकेशन बना लेता है मोबाइल में, उसमें रुचि है, या कोई किसी और प्रकार का काम कर लेता है, कारपेंटर का, पेंटिंग का उसको काम अच्छा लगता है, तो किसी भी विषय में उसको अगर विशेष रुचि है तो उसको इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी, उसकी ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेज की। ठीक है, 4th स्टेज की बात करने वाले हैं। 4th स्टेज में आप देख लीजिए दोस्त, इसको बोला गया है सेकेंडरी स्टेज। फिर से मैं नाम बता रहा हूँ आपका, पहली स्टेज है उसका नाम है आपका उसको बोले फाउंडेशन स्टेज, अगली है प्रीपरेटरी स्टेज, फिर उसके बाद मिडिल स्टेज, और ये आपकी सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज जो है उसमें कितने साल लिए गए हैं, 4 साल लिए गए हैं। इसमें क्लास 9th, 10th, 11th और आपका 12th शामिल होगा। ठीक है, इस स्टेज में 4 क्लासें हैं, 9 to 12th। 9 to 12th इसमें क्लासेस हैं, याद रखिए। और इसमें एज की बात करें तो 14 to 18 इसमें एज है, 14 से 18 साल के बच्चे इस स्टेज में आएंगे। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या है सिस्टम। नॉर्मली अभी क्या होता है कि कक्षा 10 में बोर्ड होता था और आपका 12th में बोर्ड होता था। एक एग्ज़ाम होता था साल के अंत में 10th और 12th में, जिसको हम बोर्ड एग्ज़ाम कहते थे, और बड़ा प्रेशर होता था उसका। तो उस चीज़ को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये जो आपका 4th स्टेज है, ध्यान दीजिएगा, जो आपकी ये 4th स्टेज होगी, इस स्टेज की परीक्षाएं कैसी होंगी, सेमेस्टर आधारित होंगी। अर्थात अगर कक्षा 9 में आप हैं तो कक्षा 9 में 2 बार परीक्षा होगी। 1 साल का कक्षा 9 होगा और कक्षा 9 में 2 बार परीक्षा होगी, एक 6 महीने बाद, फिर एक और 6 महीने बाद। और दोनों परीक्षाओं के अंक जो हैं वो फाइनल मार्कशीट में जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इन कक्षाओं की परीक्षाएं सेमेस्टर आधारित होंगी, यानी 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टरों के अंकों को जोड़कर फाइनल रिजल्ट घोषित होगा। ठीक है, यही 9th, यही 10th में, यही 11th में और यही आपका 12th में। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, अब एक चीज़ आप और समझिए, कि इस स्टेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी छात्र को किसी एक विषय के प्रति या छात्र की किसी एक विषय के प्रति समझ को विकसित करना तथा उसको भविष्य के लिए तैयार करना। 9th से लेकर 12th तक की जो स्टेज है, इस स्टेज में ये प्रावधान, ये विशेष कोशिश की जा रही है कि छात्र की समझ को किसी एक विषय के प्रति विकसित करना तथा उसे भविष्य के लिए तैयार करना। ठीक है, अब अगला अगर हम पॉइंट देखें तो इस स्टेज में पहले क्या होता था, स्ट्रीम चलती थी, यानी आप 9th, वैसे नॉर्मली 10th तक क्या होता था, सभी सब्जेक्ट पढ़ते थे और 10th के बाद स्ट्रीम होती थी कि आप साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, क्या लेंगे आप। ठीक है, तो उसको भी क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। अब पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा।
ठीक है। अब क्या होगा, यदि कोई साइंस का छात्र हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है, यदि कोई कॉमर्स का छात्र साइंस पढ़ना चाहता है तो वो साइंस पढ़ सकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न घूम रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए क्या किया जाएगा, पूल व्यवस्था की जाएगी। पूल व्यवस्था का मतलब आप समझ लो कुछ ऐसे, जैसे एक ये पूल बनाया गया, इस पूल में क्या किया गया, ये पूल साइंस का पूल है मान लेते हैं, ठीक है, ये साइंस का पूल है और इसमें क्या किया गया, हिस्ट्री और भूगोल को शामिल किया गया, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है और उसके पूल में हिस्ट्री भी है और आपका भूगोल भी है, तो वो साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और भूगोल भी पढ़ सकता है। इस प्रकार से पूल व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ में आए होंगे। तो ये 4 स्टेज आपको समझ में आई हैं, यानी 4 स्टेज आपको समझ में आई होंगी। 4 स्टेज में क्या है आपका 5 + 3 + 3 प्लस आपका 4, ये क्या है, फाउंडेशन स्टेज है, ये प्रीपरेटरी स्टेज है, ये मिडिल स्टेज है और ये आपकी सेकेंडरी स्टेज है। यहाँ पर एज है 3 to 8 ईयर, यहाँ पर 8 to 11 ईयर, यहाँ पर 11 to 14 ईयर और यहाँ पर 14 to 18 ईयर, ठीक है। अब आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट देखिए, जब आपका इंटर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप 12th अपना कंप्लीट कर लेंगे, 12th के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे। अब कॉलेज में एडमिशन नॉर्मली कैसे होता है, मेरिट के आधार पर होता है। अब मान लीजिए आपका मेरिट में नंबर कम है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, पहले तो यही होता था लेकिन इसको भी अब समाप्त कर दिया गया है। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CAT की व्यवस्था कर दी गई है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, ठीक है। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका होगा उसमें जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो आपके इंटर के मार्क्स में जोड़ दिए जाएंगे, उसकी मेरिट में जोड़ दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए थोड़ा सा ग्रेजुएशन, जब आपने स्टार्ट कर दिया है ग्रेजुएशन की पढ़ाई को, अभी क्या होता है जब आप BA BSc BCom या BBA या किसी भी प्रकार का कोई ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं तो नॉर्मली आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, फिर सेकेंड ईयर में होते हैं, फिर आप थर्ड ईयर में होते हैं, या फिर अगर बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो आप फोर्थ ईयर में होते हैं। इस प्रकार से आप करते हैं। अब किसी कारणवश आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया लेकिन आपको बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा तो आपका वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं माना जाता था। इस चीज़ में क्या किया गया है, बदलाव किया गया है। समझिए क्या किया गया है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्ष के ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3-4 वर्ष के ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। कैसे, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, या हम कहें 1, 2, 3, 4 वर्ष के ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 1 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा, ड्रॉप आउट में हो गया, तो क्या मेरा वो 1 साल बर्बाद होगा? नहीं, मुझे उस 1 साल का क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अच्छा, यदि 2 साल मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके छोड़ता हूँ तो मुझे 2 साल के लिए क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। और यदि मैं 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, ठीक है, जैसा कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। और यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, यानी आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है, तो याद रखिए आपको क्या मिलेगा, डिग्री के साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ये आपका चेंज हुआ है और मेरी समझ से ये बहुत ही अच्छा चेंज है, ठीक है। अगर सही से ये सारी चीज़ें जो इसमें दिखाई दे रही हैं वो अप्लाई होती हैं तो एक भयानक, एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रांति आने वाली है भारत की एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन क्षेत्र में। बस यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपना रंग मतलब जो है ना दिखाएं तो ज़्यादा ही बेहतर है, जो वो गंदा वाला रंग है उनका, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अच्छा, अब आगे अगर बात करें तो एक पॉइंट आपको और याद रखना है, किसी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या किसी उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी उच्च एजुकेशन, हायर एजुकेशन होती हैं, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको बोला जाता है कॉमन एंट्रेंस
एंट्रेंस टेस्ट, CET देना पड़ेगा, ठीक है, CET सेट आपको देना पड़ेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट और अच्छा पॉइंट है इसमें कि 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होगी। राजस्थानी लिख गया, एक्चुअली स्थानीय है। 5वीं तक की पढ़ाई जो है मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में ही होगी। अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि 5वीं तक की पढ़ाई जो है वो आप देखते हैं कई सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल देखते हैं। कोई भी सब्जेक्ट है वो किस में पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में ही। साइंस अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, मैथ अंग्रेजी में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इवन हिंदी का टीचर है वो भी इंग्लिश में ही पढ़ा रहा है, ठीक है। तो 5वीं तक की पढ़ाई में अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अंग्रेजी केवल एक विषय के तौर पर ही जो है 5वीं तक की पढ़ाई में शामिल होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो अब थोड़ी सी बात हो जाती है बीएड कोर्स में क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। जो बीएड किया जाता है उसमें क्या बदलाव हुआ है, इसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर आप 12th के बाद बीएड करते हैं तो आपका बीएड कितने साल में कंप्लीट होगा, 4 साल में कंप्लीट होगा। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करते हैं तो आपका बीएड 2 साल में कंप्लीट होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए, एमकॉम, एमएससी या फिर इसके अलावा जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो आपका बीएड 1 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पीजी वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं पीजी करके बीएड करते हैं और ग्रेजुएशन करके जो बीएड करता है तो फिर दोनों को 2-2 साल का बीएड करना पड़ता था। तो पीजी की करने का फिर मतलब ही क्या रहता था, ठीक है। तो पीजी के बाद 1 साल का बीएड होगा, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड होगा और 12th के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये 4 साल का बीएड होगा। तो बीएड से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपके 3 फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। इनको आप लिख लीजिएगा या फिर ऐसे समझ लीजिएगा। अब थोड़ी सी बात होने वाली है जो टीचर्स, जो अध्यापक बनने वाले हैं या फिर जो अध्यापक बने बैठे हुए हैं, ठीक है, जो अध्यापक बनने वाले हैं या फिर जो अध्यापक बने बैठे हैं उनके बारे में बात अब होने वाली है। अब सुनिए मेरी एक पॉइंट को, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेट अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी इसका पॉइंट आप समझिए, अभी तक टेट जो है वो केवल आपका मान्य था, कहाँ पर जरूरी था, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं यानी प्राइमरी के टीचर अगर आप बन रहे हैं तो टेट आपका अनिवार्य होता था। जूनियर के टीचर आप बन रहे हैं, टेट आपका अनिवार्य होता था, उसके ऊपर टेट अनिवार्य नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब जो है वो टेट अप टू सेकेंडरी लेवल तक हो गया है, यानी प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी, पीजीटी वाले जो हैं उनको भी टेट निकालना अनिवार्य हो गया है। इतनी बात क्लियर है? यानी टीजीटी, पीजीटी को भी टेट देना पड़ेगा। टेट देने के बाद ही इनकी जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो बैठ पाएंगे, पात्रता रख पाएंगे। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कोई टीचर अगर बनना चाहता है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टीचर एलिजिबिलिटी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, पहले तो आपके पास एक जो है वो टीचर वाला कोर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए या फिर जो भी बीटीसी हैं या जो भी टीचर वाले कोर्स होते हैं वो। उसके बाद की बात है कि आप जो हैं टेट आपको क्वालिफाई करना है। टेट क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और एक आपका डेमो होगा। अभी क्या होता था, टेट क्वालिफाई किया उसके बाद यूपी सरकार जो है वो सुपर टेट भी करवाती है, ठीक है। यूपी की अगर हम बात करें तो टेट, फिर सुपर टेट, इंटरव्यू और फिर उसके बाद एक डेमो, आपसे पढ़वा के देखा जाएगा कि आप पढ़ा रहे हैं, आपका जो टीचिंग स्किल है वो कैसी है, ठीक है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें एक पॉइंट आप समझिए, ये इंटरव्यू वाला मसला मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सरकार पहले जो है सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इंटरव्यू की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया था और फिर से इसमें इंटरव्यू ला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि फिर से भ्रष्टाखोरी होगी, फिर से जो है पैसे चलेंगे, रिश्वत चलेगी, ठीक है। चलिए इस पर आप कमेंट करके बताइएगा कि इंटरव्यू आपको सही लग रहा है या फिर इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अब आगे अगर बात करें
तो कुछ टीचर जो बने बैठे हैं उनके बारे में या बनने वाले हैं उनके बारे में एक पॉइंट और है, शिक्षकों के या टीचरों के ट्रांसफ़र ना के बराबर होंगे। यानी अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं नई शिक्षा नीति में कि ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा, आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा या होम डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक आ जाएंगे, तो बिल्कुल ये होने वाला नहीं है। प्रमोशन केवल उन्हीं शिक्षकों के होंगे जिनका यहाँ पर ट्रांसफ़र उन्हीं शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा जिनका प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन अगर आपको हुआ है, प्रमोशन के बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा, अन्यथा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, याद रखिए। अच्छा, अब एक पॉइंट आपके पास ये है कि जब ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो रहने वाली दिक्कत होगी, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए क्वार्टर बनवाए जाएंगे। क्वार्टर पीने वाला नहीं है, क्वार्टर रहने वाला है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें तो एक पॉइंट आप समझिए, पूछा भी जाता है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है, तो हम सब कहते थे कि आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो मैं बता दूं, अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब जो राइट टू एजुकेशन आपका अधिकार है वो 12th तक हो गया है या फिर 18 वर्ष की आयु तक हो गया है। कक्षा 12 तक जो है यानी हर लड़का, हर बच्चा कक्षा 12 तक जो है उसको एजुकेशन मिले, ये उसका क्या है, राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। अच्छा, जो भी टीचर होंगे उनको जो है गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति दे दी गई है, केवल चुनाव में ही ड्यूटी लगेगी, बाकी उनसे कोई भी काम, जनगणना का या फिर जो है किसी भी प्रकार का काम कोई नहीं लिया जाएगा। और एक पॉइंट और बता देता हूँ कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का भी प्रावधान किया जाएगा। वैसे मेरी समझ से मिड डे मील वैसे भी बेकार की चीज़ थी, उसमें और जो है ब्रेकफास्ट जोड़ दिए हैं, तो दिन भर जो है यही चलता रहेगा प्राइमरी के स्कूलों में। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और आप समझिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षा 3 भाषाओं पर आधारित होगी। इससे पहले शिक्षा 2 भाषाओं पर आधारित होती थी, ठीक है, इंग्लिश होती थी और एक आपकी क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भी है, जैसे आप यूपी में हैं तो हिंदी होगी, आप केरल में हैं तो मलयालम होगी। लेकिन अब शिक्षा जो है वो 3 भाषाओं पर आधारित होगी, जिसमें इंग्लिश एक क्षेत्रीय भाषा और इसके अलावा एक विदेशी भाषा। विदेशी भाषाओं में कौन सी भाषाएं आपको सिखाई जाएंगी, जैसे कोरियन, जापानी, थाई, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रशियन आदि। अब इससे क्या होगा, रोजगार थोड़ा सा सृजित होगा। अब एक टीचर जो है वो नियुक्ति होगी उसकी, जिसको जो है इनमें से कोई एक भाषा का उसके पास डिप्लोमा होगा, क्योंकि इन भाषाओं को सिखाने वाला एक होना भी तो चाहिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ध्यान देते रहिएगा इसी शिक्षा नीति में ही कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी, ठीक है, तथा उच्च संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी ही बनाई जाएगी और संस्थानों को ओपन डिस्टेंस लर्निंग तथा ऑनलाइन स्टडी का भी विकल्प दिया जाएगा। जो भी शिक्षण संस्थान होंगे उनको इस प्रकार के विकल्प दिए जाएंगे। अब लास्ट में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसमें आप 4 इमेज देख रहे हैं, इमेज कुछ देख रहे हैं एक एक करके, जैसे चारों अगर आपको साथ में दिखाई दे रही हैं तो ठीक है। एक इमेज है हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं, जिनका नाम क्या है आपको पता है, इमेज देखकर आप समझ जाएंगे। और दूसरे हैं आपके केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल, और दूसरे हैं आपके केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जिनका नाम है, आप बताएं, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आप मुझे बताएं, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी। और इसमें एक इमेज आपको और दिख रही है, ये है उच्च शिक्षा सचिव जिनको अमित खरे के नाम से जानते हैं, और एक इमेज आपको और दिख रही है जिनका नाम है अनीता करनाल, ये सचिव शिक्षा विभाग की हैं, ठीक है। एक पॉइंट और, एक इमेज और दिख रही है इसमें आपको, कस्तूरी रंगन की है, ये नई शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को कम से कम आप वायरल ज़रूर करवा दीजिएगा, और कम से कम एक व्यक्ति जो है वो 10 से 15 लोगों में इसको शेयर करे, जिससे ये वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों में पहुँचे और थोड़ा सा आपके अपने इस चैनल को प्रसिद्धि मिले, थोड़ी बहुत जो है इसको तरक्की मिले। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।